नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी की नॉलेज लेक्चर सीरीज में। आज हम आ गए हैं हमारे 26 लेक्चर पर, जो एक बहुत महत्वपूर्ण साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट है जिससे आज दुनिया को बहुत लाभ हुआ है। और ये हमारा 26वां लेक्चर इस सीरीज का साइंस और टेक्नोलॉजी का 9th लेक्चर होगा। और आज का हमारा टॉपिक है कार्बन डेटिंग प्रोसेस। 100% अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है और ये प्रक्रिया समझकर, कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया समझकर आपको विज्ञान का एक ऐसा भेद समझ में आएगा जिसकी मदद से हमें यह पता चला कि पृथ्वी 450 करोड़ साल पुरानी है। डायनासोर 6.5 करोड़ साल पहले लगभग लुप्त हो गए। उनके कुछ बच्चे तो आज भी जिंदा हैं ही, जैसे कि मुर्गी, जैसे कि टॉर्टॉइस, जैसे कि रेप्टाइल्स, दूसरे अर्थात क्रोकोडाइल्स वगैरह। लेकिन जो तारीखें हमें पता चलती हैं उसी तरह कार्बन डेटिंग एक चीज हुई। लेकिन डेटिंग प्रोसेस में आप पुरानी आर्कियोलॉजिकल चीजें जैसे कि पॉटरी वगैरह की भी पता कर सकते हैं। तो यही आज का हमारा सेशन है। आप इस पूरी सीरीज को लाइक कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्बन डेटिंग का लेक्चर शुरू करते हैं। ये रहा यूपीएससी का एसएनटी का सिलेबस। इसको हम कवर करेंगे आपके साथ धीरे धीरे धीरे, अलग अलग इसके एस्पेक्ट्स में लेता जा रहा हूं। दोस्तों, हमारे अनुभव का लाभ लें, हमें बहुत खुशी होगी। बहुत शानदार कोर्स, बहुत बढ़िया चल रहा है। आप अभी भी एनरोल कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस आपके लिए उपलब्ध हैं। गो अहेड एंड एनरोल विद फुल कॉन्फिडेंस। तो यह है हमारा कार्बन डेटिंग का आज का एजेंडा। सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स पे बात करेंगे, फिर डेटिंग प्रोसेस की डिटेल्स पे बात करेंगे, कार्बन साइकिल और उसकी मूवमेंट पे बात करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि दुनिया में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की भी रिलेटिव और एब्सोल्यूट डेटिंग प्रोसेसेस अवेलेबल है। उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, सॉल्यूशंस और एमसीक्यूज दूंगा। तो शुरू हो जाए भैया, यस और नो? एक्साइटेड? तो दोस्तों, नॉलेज लेक्चर सीरीज का लक्ष्य यह है कि आपको हम अलग अलग तरह से इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट इकोलॉजी के बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स कवर करवाएं जो 100% सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए हैं। तो आपका साथ बना रहे। सेशन को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल से जुड़िए, अपने साथियों को भी जोड़िए। आप ही की जिम्मेदारी है चैनल को आगे बढ़ाना भैया आप, ठीक है? अब मान लीजिए मैं आपको एक ऐसे जानवर का जीवाश्म ढूंढ के लाके देता हूं, ठीक है? तो आई एम एन एक्सप्लोरर, और मैंने जाके कोई रेगिस्तान में कहीं खुदाई की या किन्हीं पर्वतों पे खुदाई की और मुझे ऐसा जीवाश्म मिल गया। अब मैंने ऐसा लाके साइंटिस्टों को दे दिया और मैंने उनको बोला, ये लीजिए, हमें ये शानदार खोज, हमारी आज की खोज है, लीजिए। अब वैज्ञानिक ये चाहेंगे कि इस जीवाश्म का एग्जैक्ट डेटिंग हो पाए कि ये कितने करोड़ साल पुराना है या कितने लाख साल पुराना है। वैसे ये तो करोड़ों में ही होगा। उसके लिए जो टेक्निक्स यूज होंगी वो टेक्निक्स आज हम स्टडी करने वाले हैं। इसी की मदद से तो पृथ्वी का पूरा इतिहास, जिस पर आज हम चर्चा करते हैं। अब जैसे ये बड़ा शानदार जीव एक समय पूरी पृथ्वी के महासागरों में केवल इस जीव का वर्चस्व चलता था। क्या नाम है इसका बताइए कमेंटेड में। बहुत पॉपुलर स्पीसीज है विज्ञान की, इसका नाम टी से शुरू होता है, बताइए। फिर जैसे इस तरह के पत्थर खोद के निकालते हैं तो ऐसी बड़ी अननोन स्पीसीज पता चल जाती हैं। तो इसकी डेटिंग कैसे होगी? और दुनिया का सबसे पुराना फॉसिल, 350 करोड़ साल पुराना ऑस्ट्रेलिया में मिला हुआ स्ट्रोमेटोलाइट का फॉसिल। अब ये 350 करोड़ साल पहले बना, ये कैसे पता चलेगा? तो ये सारी डेटिंग जिन तरीकों से होती है उन्हीं को हम साइंटिफिक डेटिंग प्रोसेसेस कहते हैं। और हमारा इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पृथ्वी का जो एक समझ बनी है, एनालिसिस बनी है, उसके लिए धन्यवाद देना होगा हमें इन डेटिंग प्रोसेसेस को। आ गया समझ में? तो थोड़ा सा ये साइंटिफिक है टॉपिक, लेकिन वेल टॉपिक भी तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। हो जाए शुरू। देखिए दोस्तों, कार्बन डेटिंग बेसिक्स में मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता दूं। हाँ, बेसिक्स में बेसिक बातें। ये जो तिथि निर्धारण की तकनीकें होती हैं, डेटिंग टेक्निक्स, ये वो प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें वैज्ञानिक इस्तेमाल करते हैं पुरानी चट्टानों की, पुरानी जीवाश्मों की और पुरानी इंसानों की बनाई कलाकृतियों की, रॉक्स, फॉसिल्स एंड आर्टिफैक्ट्स की उम्र पता करने के लिए। और अगर एक बार उम्र पता चल गई तो उस समय पृथ्वी की परिस्थिति क्या रही होगी या किसी मानव सभ्यता की परिस्थिति क्या रही होगी, उसका एक अंदाजा आ जाता है। अब क्योंकि कई लोगों को ह्यूमन सिविलाइजेशन और अर्थ की पूरी लाइफ का अंतर पता नहीं होता है, तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। हमारा सोलर सिस्टम बना 460 करोड़ ईयर्स अगो। इसकी समरी कमेंट थ्रेड में आप में से एक वॉलंटियर हमें देगा। Our solar system was created by the collapse of a giant cloud 460 crore years ago, 4.6 billion. Our Earth was created around 4.55 billion years ago, 455 करोड़ वर्ष पूर्व। उसके बाद पहली लाइफ का उदय 100 करोड़ साल बाद हुआ, आज से 350 करोड़ साल पहले, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। ये सब पॉइंट वाइज लिख देना कमेंट थ्रेड में।
और लाइफ के अलग अलग चरण आते रहे। पृथ्वी 6 बड़े चरणों से अभी तक गुजरी है और लाइफ के भी अलग अलग चरण आए। 5 बार मेगा एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, 90% स्पीसीज गायब हो गई। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन 50 से 60 करोड़ साल पहले आया, जब लाइफ का पूरा एक एक्सप्लोजन देखा गया प्रचुरता में। डायनासोर्स विलुप्त हुए 6.5 करोड़ साल पहले। इंडिया की प्लेट आके टकराई लॉरेशिया से 6-6.5 करोड़ साल पहले। हिमालय का उसके बाद उदय हुआ दुनिया की सबसे यंग लार्ज माउंटेन चेन। भारत में 2 बहुत प्राचीन माउंटेन चेन्स अवेलेबल हैं, दोनों के नाम बताओ और उनकी उम्र बताओ। इंसानी सभ्यता का उदय, हमारे पहले पूर्वज होमो हैबिलिस 24 लाख साल पहले अफ्रीका में उठा, वहां से हुआ। वहां से आते 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 होमो सेपियंस लगभग 5 लाख साल पहले। और आप और हम आधुनिक लोग अफ्रीका से निकले 80-90 हजार साल पहले। आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी 99% विज्ञान मानता है, कुछ लोग उसको नहीं मानते, इट्स परफेक्टली फाइन, साइंस की यही प्रोसेस है। और उसके बाद 15,000 साल पहले एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आई और आप और हम आयरन एज और वॉरफेयर और सिविलाइजेशंस 5-6-7 हजार साल। तो 460 करोड़ साल की इस कहानी में आधुनिक इंसान की कहानी है 5-6-7 हजार साल। तो प्रैक्टिकली वी आर नॉन एग्जिस्टेंट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स। लेकिन हमारी सभ्यता ने जो जो बनाया उसको भी तो डेटिंग करना पड़ता है ना। उसके लिए आप बहुत सारी रिलेटिव डेटिंग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं या कार्बन डेटिंग भी उसमें बहुत काम आती है। लेकिन जब ये पुराने जीवाश्म 50 करोड़ साल, 150 करोड़ साल, 350, तो कार्बन डेटिंग वहां काम नहीं आती है। तो मैंने आपको एक अच्छा बैकग्राउंड दे दिया है। ठोको ताली बोलो संदीप सर जिंदाबाद। इससे आपको एग्जाम में ज्यादा मार्क मिलेंगे। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ इसलिए बता रहा हूं। रिलेटिव डेटिंग मेथड्स यानी कि सापेक्ष तिथि निर्धारण प्रक्रिया जो होती हैं वो आपको सिर्फ ये बताती हैं कि कोई एक चट्टान दूसरे से यंगर है या ओल्डर है, वो रिलेटिव एज बताती है। लेकिन जो एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड्स होते हैं ये बड़े काम के होते हैं, क्योंकि ये हमें एक औसत उम्र बता देते हैं कि भाई ये इतने करोड़, इतने लाख, इतने हजार साल पुराना है। एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड पिछले 50-60 सालों में आए, उसके पहले रिलेटिव ही चलता था। बहुत सारी एब्सोल्यूट डेटिंग टेक्निक्स में जो मूल सिद्धांत होता है वो होता है रेडियो एक्टिव डीके का। किसी भी एलिमेंट का जो रेडियो एक्टिव डीके यानी कि क्षय होता है, जिसमें एक रेडियो एक्टिव फॉर्म डीकेज इनटू अ नॉन रेडियो एक्टिव एट अ रेगुलर रेट, वो वैज्ञानिकों ने पता कर लिया है। तो हमारी पृथ्वी पर अलग अलग एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के जो हैं उनके बहुत सारे आइसोटोप फॉर्म्स होते हैं। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है स्कूल में, वो अनस्टेबल होते हैं। और प्रकृति में हर एलिमेंट का अनस्टेबल आइसोटोप का रेडियो एक्टिव डीके हो सकता है। वो डीके जो होता है उसकी जो हाफ लाइफ है वो फिक्स है, वो प्रकृति में फिक्स है, वो इंसान का कोई रोल नहीं है। हमें सिर्फ ये पता है कि ये इतने हजार साल में ये मटेरियल आधा रह जाएगा। तो आज जो मटेरियल की क्वांटिटी है, पीछे जाते जाइए कि ये इसके पहले डबल था, फिर इतना था, फिर इतना था, तो आपको मालूम चल जाता है कि ओरिजिनल एज ऑब्जेक्ट की क्या थी। तो रेडियो एक्टिव डीके वो चाबी है, वो कुंजी है, वो की है, जिसके माध्यम से आप कुछ भी पता कर सकते हैं, क्योंकि आपको रेट पता है डीके का। लेकिन रेडियो एक्टिव डीके सिर्फ एक ही चीज नहीं होती है। एमिनो एसिड रेसिमाइजेशन, कैट आयन रेशियो डेटिंग, ये रेडियो एक्टिविटी पे बेस नहीं होते हैं। इसमें जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपोजिशन में रासायनिक परिवर्तन आता है उससे भी आप पता कर सकते हैं। तो एक तो हो गया न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव, जिसमें आप सीधे प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, और दूसरा है आप केमिकल्स की बात कर रहे हैं। आपको जो टेक्निक ठीक लगे परिस्थिति जन्य वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारा काम है यहाँ पे कार्बन डेटिंग को थोड़ा सा तकनीकी रूप से समझना। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे रेडियो एक्टिव डीके जो प्रक्रिया होती है पूरी प्रकृति में, वो उन अनबैलेंस एटम्स में होती है जिनको रेडियो न्यूक्लाइड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया इनको? रेडियो न्यूक्लाइड। तो रेडियो न्यूक्लाइड क्या होंगे? ये वो असंतुलित अणु होंगे जिनमें से डीके होने की संभावना है, और वो डीके जो होगा आयोनाइजिंग रेडिएशन छोड़ेगा। एक होता है अल्फा डीके। तो उसमें क्या होगा कि जो पेरेंट एटम है उसमें से ऊर्जा बाहर आ जाती है अल्फा पार्टिकल के रूप में, और ये डॉटर पार्टिकल क्रिएट हो जाता है। समझ में आया? एक होता है बीटा डीके। इसमें पेरेंट से डॉटर क्रिएट हुआ, बीटा पार्टिकल बाहर आ गया। घबराइएगा मत और सेशन को बंद मत कीजिएगा, अभी आगे तो असली खेल आने वाला है, और इसलिए थोड़ा सा विज्ञान पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है, और इतना तो एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा ना। एक होता है गामा एमिशन। पेरेंट जो एक्साइटेड न्यूक्लियर स्टेट में है उसमें से गामा रे बाहर आ जाती है, तो डॉटर पैदा हो जाती है। ये अलग अलग तरीके हैं जो विज्ञान ने ढूंढ के निकाले हैं, और इन प्रोडक्ट्स को, ये जितने भी आपको राइट साइड में दिख रहे हैं प्रोडक्ट्स, इनको क्या कहेंगे बेटा? ये डॉटर प्रोडक्ट्स हैं, और ये डीके प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? क्षय होने से बने हुए उत्पाद। एटम्स लगातार डीके होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं,
जब तक कि वो स्टेबल फॉर्म अचीव नहीं कर लें। बात समझ में आई आपको? तो कोई भी अनस्टेबल एटम तब तक डीके 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 होता रहेगा जब तक वो स्थिर ना हो जाए। सामान्यतः प्रकृति में एक बार के डीके के बाद स्थिरता आ जाती, लेकिन ऐसे और भी हैं जिसमें 2, 3, 4, 5 बार डीके होता है स्टेबिलिटी आने से पहले। अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल वही जो केमिस्ट्री में पढ़ते समय आप टीचर को सबसे ज्यादा कोसते थे, ये वही वाला सब्जेक्ट वापस आ गया है। तो भले ही ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग हो, लेकिन ये टॉपिक है मजेदार, क्योंकि अल्टीमेटली पृथ्वी पे मौजूद सारे एलिमेंट्स की एक लिस्टिंग देने वाला टॉपिक तो यही है। तो पीरियोडिक टेबल में प्यारे दोस्तों स्टेबल फॉर्म ऑफ एलिमेंट सबसे कॉमन होते हैं नेचर में, याद रखिएगा। अरे भाई, स्टेबल चीजें तो दिखेगी तभी तो प्रकृति स्टेबल है ना, नहीं तो पूरी प्रकृति अनस्टेबल होती। लेकिन यह ध्यान रखना कि जितने भी एलिमेंट हैं उनके अनस्टेबल फॉर्म हो सकते हैं, और अगर अनस्टेबल फॉर्म होगा तो आयोनाइजिंग रेडिएशन छोड़ेगा और डीके प्रोडक्ट पैदा करेगा। समझ में आया? मजे की बात यह है कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके स्टेबल फॉर्म होते ही नहीं हैं और वो लगातार रेडिएशन छोड़ते ही रहते हैं। तो ऐसे तो बहुत खतरनाक हैं। ऐसा एक एलिमेंट बताओ, हमने आंसर दे दिया है आपको, बताओ बताओ बताओ। अब आप एक यूरेनियम 238 की डीके चेन और एक थोरियम 232 की डीके चेन देखिए। थोरियम जो है ना, भारत में समुद्री रेत में प्रचुर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तमिलनाडु के समुद्री तट पर थोरियम के लाखों टनों के भंडार हैं। इसीलिए भारत में जो भारतीय न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट के भीष्म पितामह थे, कौन थे वो बताइए? विक्रम साराभाई थे कि होमी जहांगीर भाभा थे? उन्होंने 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोसेस भारत में स्थापित की जिसमें थोरियम का इस्तेमाल हो सके। जीनियस व्यक्ति था वो। तो यूरेनियम और थोरियम का डीके कैसे होता है ये आपके सामने है। आप देख रहे हो कितनी लंबी डीके चेन चलती है। यही सारा खेल है। तो जब मैंने आपको ये सब बताया तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि कार्बन डेटिंग में पहला स्टेप होगा डीके की प्रोसेस को समझना। आ गया समझ में? तो दोस्तों अब हम एक्चुअल कार्बन डेटिंग में प्रोसेस डिटेल में अंदर घुसते हैं कि आखिर कार्बन ऐसा क्या कर रहा है जिससे हमें किसी चीज की एज पता करने में आसानी हो जाती है। देखिए दोस्तों, होता क्या है, रेडियो कार्बन डेटिंग उन अनेक पद्धतियों में से एक पद्धति है जो उन पदार्थों की उम्र पता करने में मदद करेगा जिनमें कार्बन है, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहे हैं। अगर किसी वस्तु में कार्बन है ही नहीं या मेटल है तो उसकी कार्बन डेटिंग नहीं की जा सकती। तो कार्बन डेटिंग पुराने मरे हुए पौधों की, जानवरों की, इंसानों के बनाई हुई वस्तुओं की, इनकी डेटिंग करने के लिए परफेक्ट प्रोसेस होती है। मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन का तिथि निर्धारण कार्बन डेटिंग से बहुत अच्छे से होता है। कार्बन की कहानी यह है दोस्तों कि हमारी पृथ्वी पर मौजूद बड़ा प्रचुर एलिमेंट है और हमारा पूरा जीवन जिन 4 मैक्रोमोलिक्यूल्स पर आधारित है उसका बेसिस ही कार्बन है। आपको याद है मैंने आपको बताया था न्यूक्लिक एसिड्स, आरएनए, डीएनए हो गए, लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, बहुत सारे ऐसे जितने भी अलग अलग मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनके बेस में आपको कार्बन मिलेगा, क्योंकि कार्बन जिस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है कोई दूसरा एलिमेंट बना नहीं पाता है। तो इस तरह से मैंने एक रफ एग्जांपल दिया था कि हमारा जीवन का मैक्रोमोलिक्यूल भी कार्बन आधारित है। और कार्बन को अगर मैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर के साथ बना लूं तो लगभग सारे बायोकेमिकल मॉलिक्यूल की वो फाउंडेशन है। फैट हो जाए, प्रोटीन हो जाए, हार्मोन हो जाए, कुछ भी हो जाए। सभी कार्बन एटम में प्रोटॉन तो होंगे 6, ये तो फिक्स है। देख लीजिए एक बार अच्छे से, वो कार्बन 12 हो या कार्बन 13 हो या कार्बन 14 हो, इसमें ये हरे वाले प्रोटॉन्स जो आपको दिख रहे हैं एक बार उनको काउंट करो, 6 6 6। तो बदल क्या रहा है? वो ऑरेंज कलर के न्यूट्रॉन बदल रहे हैं। प्रोटॉन तो फिक्स है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक कैरेक्टर है वो तो फिक्स हो गया। तो इनमें 6 प्रोटॉन हैं और 99% कार्बन ऐसा होता है जो कार्बन 12 होता है प्रकृति में, C12। कार्बन 12 सबसे प्रचुर कार्बन है और उसमें 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन वाला कार्बन 10 प्रकृति का 99% है। इसके मास को हमने नंबर दे दिया 12 और इसको नाम दे दिया कार्बन 12। तो बाकी के 1% में क्या होता है? इनमें या तो एक अतिरिक्त न्यूट्रॉन या 2 अतिरिक्त न्यूट्रॉन घुस जाते हैं, तो इसको कहते हैं आइसोटोप। प्रोटॉन्स तो सेम है, न्यूट्रॉन बढ़ गए तो इनको हम कहेंगे आइसोटोप्स।
मजे की बात यह है कि जो कार्बन 14 है ना, वो 1 ट्रिलियन में से केवल एक पार्ट होता है। 1 ट्रिलियन का मतलब समझ रहे हैं? 1000 बिलियन। और 1 बिलियन का मतलब समझ रहे हैं? 100 करोड़। तो 1,00,000 करोड़ हिस्सों में से एक कार्बन 14 होता है। और उसके डीके के प्रोडक्ट से हमें पता चल जाता है कि चीज की उम्र क्या थी। मतलब विज्ञान कितने कमाल की चीज है और कितनी एप्रिशिएबल चीज है, ये एक उदाहरण काफी है आपको इस बारे में थोड़ा सा एक्साइट करने के लिए। तो वो 1 पार्ट पर ट्रिलियन से लेकर 0 के बीच में हो सकता है 14C, लेकिन विज्ञान के लिए काफी है। हम उसमें से भी जो हमें अर्थ निकालना है वो ढूंढ के निकाल लेंगे। अब होता क्या है दोस्तों कि कार्बन 12 और कार्बन 13 बहुत स्थिर प्रोडक्ट्स होते हैं, कार्बन 14 स्टेबल नहीं होता है। लेकिन कार्बन 14 का जो रेट ऑफ डीके है कि ये किस दर पर रेडियो एक्टिव डीके होता जाएगा, वो विज्ञान ने ढूंढ के निकाल लिया है। यदि मुझे इतने सारे कार्बन 14 के एटम्स दे दिए जाएं तो मुझे यह पता है कि 5730 सालों में इसमें से आधे डीके हो जाएंगे। इसकी हाफ लाइफ 5730 है। समझ में आ गया? तो इसका क्या मतलब हुआ? किसी मरे हुए शरीर में, पौधा हो गया, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो गया, इंसान का शरीर हो गया, जानवर हो गया, 5730 साल मरने के बाद जो मरते समय C14 शरीर में था, आज उसका आधा होगा। अगले 5730 साल बाद 1/4 रह जाएगा। और ऐसा होता जाएगा जब तक कार्बन 14 उस शरीर से समाप्ति हो जाएगा। आपको बात समझ में आई? तो अगर आपको कुछ एटम्स मिले तो आप पीछे बिल्ड करते 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 ये ढूंढ सकते हो कि ओरिजिनल एज इसकी क्या रही होगी। तो कार्बन प्रोसेस से 50 से 70 हजार साल की उम्र आसानी से पता लगाई जा सकती है। उससे ज्यादा पुराना कार्बन डेटिंग से काम नहीं होता है। तो पृथ्वी की एज वगैरह के लिए फिर आपको आर्गन और पोटेशियम डेटिंग करनी पड़ती है, कार्बन डेटिंग वहां काम नहीं आती। वो मेथड में भी आपको 1 मिनट में बता दूंगा। C14 डेटिंग ऑर्गेनिक पे लागू होती है और केवल कुछ इनऑर्गेनिक पे होती है, लेकिन मेटल्स पे लागू नहीं होती है। तो ये आपको स्टेबल आइसोटोप्स, अनस्टेबल रेडियो एक्टिव पेरेंट आइसोटोप और स्टेबल डॉटर आइसोटोप। अब मजे की बात देखिएगा कि कार्बन 14 जैसे ही डीके होता है, डीके होने के बाद उसका एक संभावित प्रोडक्ट होता है नाइट्रोजन 14 स्टेबल डॉटर आइसोटोप, 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन वाला। कार्बन 14 हमारे पृथ्वी के ऊपर के जितना भी वायुमंडल का ऊपरी सतह है, लगातार वहां उसका निर्माण हो रहा है। नाइट्रोजन 14 पे पड़ती हुई सूरज की कॉस्मिक किरणें कार्बन 14 को जन्म दे देती हैं। समझ में आया कार्बन 14 बन कहां से रहा है? लेकिन जैसे ही कार्बन 14 बना, वो इमीडिएटली ऑक्सीडाइज हो जाता है और CO2 में तब्दील हो जाता है। अब एक बार CO2 बना तो उसके बाद तो ग्लोबल चेन का हिस्सा बनना अवश्यंभावी है। मैंने इसके पहले आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी के लेक्चर में बताया था ना, कार्बन की साइकिल में इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक, करोड़ों सालों से यही खेल चल रहा है। कार्बन बस घूमता रहता, कभी इनऑर्गेनिक कभी ऑर्गेनिक, कभी इनऑर्गेनिक कभी ऑर्गेनिक, और उसकी प्रोसेसेस भी सब सेट हैं। तो कार्बन 14 इस तरह से वैश्विक कार्बन चक्र का हिस्सा बन जाता है। आप, मैं, प्लांट, एनिमल, हम जब भी खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, हमारा शरीर इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट से, हमारे शरीर में CO2 आ जाता है। CO2 में एक हिस्सा कार्बन 14 का भी आएगा। जैसे ही हमारी प्लांट्स की, ऑर्गेनिक मटेरियल की, एनिमल्स की मौत होती है, सारी प्रोसेस पे एक एब्रप्ट फुल स्टॉप लग जाता है। मौत इज द फाइनल क्विक फुल स्टॉप। और वो कार्बन 14 वहीं का वहीं ठहर जाता है शरीर में। अब वहां से 5730 साल में उसमें से आधा डीके हो जाएगा। आ गई समझ में एग्जैक्टली क्या चल रहा है? तो अब आपके मन में आ रहा है कि ये कार्बन साइकिल और मूवमेंट होती क्या है, थोड़ा सा इस बारे में भी बता देते तो सर अच्छा रहता। तो सर का तो काम ही अच्छा काम करना, तो ये लो सर ने अच्छा काम कर दिया। अब आप देखेंगे दोस्तों, कार्बन या तो सरफेस पे होगा या डीप कार्बन होगा। अब सरफेस कार्बन जितना भी है वो सतह के ऊपर है। डीप कार्बन जितना भी है या तो वो समुद्री तल में है या वो हमारे महाद्वीपीय भूपर्पटी में है, कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर में है, या कहीं और है। तो ये 2 तरीकों से होगा। सरफेस पे जो है वो या तो वायुमंडल में है या स्थलीय जैव मंडल में है
या स्थलीय समुद्र में हैं, या गहरे समुद्र में हैं, या समुद्री तलछटों में हैं, सब तरफ कार्बन है और ये आपस में कार्बन साइकिल बनाते हैं। सरफेस कार्बन, डीप कार्बन आपस में कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करता है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स की साइकिल चलती हैं। लेकिन पृथ्वी पे मौजूद मैक्सिमम कार्बन लोअर मेंटल में चला जाता है। लेकिन हमको वहां जाने की जरूरत नहीं, हम वहां कहीं जा भी नहीं पाएंगे, हम 2-3 किलोमीटर से ज्यादा तो खोद भी नहीं सकते हैं। पृथ्वी एक बहुत ही मजेदार स्ट्रक्चर है, हजारों किलोमीटर की गहराई है और अंदर उसका एक बहुत ही ठोस जमा हुआ गर्मा गर्म कोर है, अंतर्भाग। उसके बाहर लिक्विड मेटल गोल 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 घूम रहा है, आउटर कोर, बाहरी अंतर्भाग। लिक्विड कहीं भी घूमेगी क्योंकि अंदर से हीट आ रही है तो वो गर्म है भयंकर, और पृथ्वी गोल गोल घूम रही है लगातार, तो उसकी वजह से वो लिक्विड भी घूम रहा है, तो उसमें संवहन तरंगे बन रही हैं, कन्वेक्शन करंट मतलब करंट। अब कहीं भी मेटल में करंट आया तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। कहीं मैग्नेटिक फील्ड में आपने मेटल को घुमाया तो करंट पैदा हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो जुड़े हुए हैं ना, जहां बिजली है वहां चुंबकीय क्षेत्र है, जहां चुंबक है वहां बिजली है, तो पृथ्वी में अंदर जो बिजली बन रही है उससे हमारा जियोमैग्नेटिज्म बन गया। ये हमें पता है अंदर, तो मैंने जियोमैग्नेटिज्म आपका क्विकली रिवाइज करवा दिया। तो एक बार मुझे बताइएगा जियोमैग्नेटिज्म क्या होता है, और मैंने अब ये कॉन्सेप्ट बताया डायनोमो इफेक्ट, जियो डायनोमो, ये सब क्या है एक बार बताइएगा। आपके ज्ञान तो सब आपस में जुड़ा है ना, हम एक चीज की बात करते समय दूसरी चीज की बात क्यों ना करें। प्यारे दोस्तों, ये है कार्बन साइकिल और ये है कार्बन मूवमेंट, एक बार अच्छे से देख लो। तो मुझे एक बात बताओ, हमारे पृथ्वी के पूरे एनवायरनमेंट में, अब आप देख रहे हो ना, जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो एनवायरमेंट इकोलॉजी सामने आ गया, वैसे ही जब हम एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ते हैं तो साइंस और टेक्नोलॉजी सामने आता है। मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि 16 अगस्त से मेरा कॉम्प्रिहेंसिव आईएएस का लाइव कोर्स शुरू हो रहा है 2022 के लिए। कल मैं आपको उसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट दे दूंगा और आप एनरोलमेंट शुरू कर सकते हैं। 16 अगस्त से डेली क्लासेस के साथ हमारा लाइव आईएएस का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, पूरा प्रीलिम पूरा मेंस का मैं कंप्लीट सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा और वो कोर्स आपका मार्च अप्रैल तक मैं कंप्लीट कराऊंगा। उसका एनरोलमेंट शुरू हो रहा है। इस कोर्स को आपको जरूर एनरोल करना है, इससे बेहतर कोर्स आपको नहीं मिलेगा। पूरा कोर्स मैं पढ़ाने वाला हूं। तो प्यारे दोस्तों, कार्बन साइकिल और कार्बन मूवमेंट में आपको ये सारी चीजें दिखती हैं, एक बार अच्छे से देख लीजिए। इस तरह से कार्बन का मूवमेंट चलता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अभी मैंने बताया था ना आपको, जब हम जिंदा हैं तो C14 रेडियो कार्बन कहते हैं इसको, जीवित रहते समय हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये बन रहा है अपर एटमॉस्फेयर में, वहां से हम लाते हैं और इसके अंदर हम सब कुछ एब्जॉर्ब करते चलते हैं। जब तक हम जिंदा हैं ये एब्जॉर्प्शन रिलीज की प्रोसेस चलती रहती है। जैसे ही हम मर के फॉसिल में तब्दील हुए, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट फॉसिल में तब्दील हुआ, इंसान तो आज का फॉसिल बनता नहीं है क्योंकि या तो हमारे लाशों को जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है या जानवरों को खिला दिया जाता है। पारसी धर्म में वी आर ऑफर्ड टू एनिमल्स, तो इसलिए अब तो हमारा फॉसिलाइजेशन होता नहीं है। रेडियो कार्बन डीकेज एट अ नोन रेट, तो यू कैन ऑलवेज फाइंड इट। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस चलती है। बहुत प्यारा ग्राफिक है, इसको देखिएगा, पढ़िएगा, थोड़ा समय दीजिएगा। मैक्सिमम डेटिंग 50 से 70 हज़ार साल की हो सकती है, मिनिमम 100 से 150 साल की हो सकती है। लेकिन अब आप बोलेंगे कि सर लाखों करोड़ों साल में जाना है तो मैं क्या करूं, तो मैं आपको उसके लिए दूसरे मेथड अभी बताने वाला हूं, और वो दूसरे मेथड ये हैं, आ रहे हैं इसके ऊपर। बहुत प्यारे प्यारे चार्ट्स मैं बना के लाया हूं आपके लिए। अब आप देख रहे हैं आइसोटोप ऑफ कार्बन में C12 होता है, C13 है, दोनों स्टेबल हैं, और रेडियो एक्टिव है C14। तो अब आपको दिख रहा है ना क्या हुआ। तो ये जो सैबर टूथेड कैट, पहले ऐसी एक कैट हुआ करती थी, इसके इतने भयंकर कैनाइन्स होते थे, ये मरा, तो इसके शरीर में उस वक्त जो C14 था उसको आप 100% मान लो। इसकी बात हो रही भैया। 5730 साल के बाद कितना C14 बचेगा, इतना। तो मान लो आपके हाथ में ये वाला फॉसिल लगा, तो इसके पीछे जाके आप ये पता कर सकते हो कि जब 100% था तो कितना रहा होगा। 11440 साल के बाद उसमें इतना बचा है, 17190 साल के बाद उसमें इतना बचा है, और इसे आप पीछे जा जाके चीजों को जोड़ के पता कर सकते हैं। तो ये पूरा पूरा चक्र मैंने फिर से एक बार बता दिया है फॉर दोज हु वुड वांट टू रिवाइज। इज दैट क्लियर। तो ये थी कहानी कार्बन डेटिंग की। लेकिन कार्बन डेटिंग से अकेले से काम होता नहीं है ना, विज्ञान के सामने बहुत बड़े बड़े यक्ष प्रश्न खड़े हैं पुरानी चीजों के। तो उसके लिए विज्ञान ने क्या किया, पिछले 100 सालों में ये सब इवॉल्व कर लिया। एक होता है रिलेटिव डेटिंग, जिसमें आप ये पता करते हैं कि कोई चीज दूसरी चीज से ज्यादा युवा है या प्राचीन है। दूसरी होती है एब्सोल्यूट डेटिंग, इसमें आपको एग्जैक्ट डेट पता चल जाती है।
आइए पहले रिलेटिव डेटिंग पे चलते हैं। पहला मेथड है स्ट्रेटिग्राफी। आपने देखा होगा ना किस प्रकार चट्टानों की जो लेयर बनती है और खोदते जाते हैं तो हर लेयर बदलती, तो उससे बता देते हैं कि नीचे वाली लेयर पुरानी ही होगी ना। मतलब कोई बिरला ही ऐसा होगा जो ये बोलेगा कि नीचे वाली लेयर यंग है और ऊपर वाली लेयर पुरानी है। तो कॉमन सेंस है, उससे पता चल जाता है। दूसरा होता है सीरिएशन। सीरिएशन में क्या होता है, जैसे किसी भी सभ्यता के द्वारा पीछे छोड़ी गई इस तरह की पॉटरी है, तो आप उसमें पॉटरी की सेम टाइप की पॉटरी की प्रचुरता से पता कर लेते हैं गहराई में जाते जाते कि इसकी उम्र क्या रही होगी। तीसरा होता है फॉनल डेटिंग। आप जमीन खोदते गए और हर लेयर में आपको अलग अलग प्रकार के जीव मिले, तो वो जीवों के फॉसिल से आपने उस स्तर की उम्र पता कर ली। और चौथा होता है परागण से की गई डेटिंग। ये हैं सारे रिलेटिव डेटिंग, लेकिन ये काफ़ी अप्रॉक्सीमेट है और आजकल का विज्ञान जो है उसके पास इतनी अच्छी तकनीकें हैं कि वो ये रिलेटिव डेटिंग के फेर में ज़्यादा पड़ता नहीं है। एमिनो एसिड रेसिमाइजेशन, कैट आयन रेशियो, थर्मोल्यूमिनेसेंस, ट्री रिंग्स। आपको पता है ना, पेड़ जैसे जैसे बड़े होते हैं हर साल उसमें एक रिंग जुड़ती जाती है, तो अगर पूरे पेड़ के तने को बीच में से काट दिया जाए तो रिंग्स कैलकुलेट करके उम्र का पता चल जाता है। और रेडियो एक्टिव डीके। अब रेडियो एक्टिव डीके में पोटेशियम आर्गन डेटिंग है, रेडियो कार्बन डेटिंग है, यूरेनियम सीरीज डेटिंग है। ये एकदम पुराने चीज़ों की डेटिंग में काम आती है। ये सारे पद्धतियों पे मैंने पूरा नोट यहाँ आपके लिए बना दिया है। इसमें से एक आपको बता देता हूँ। अब जैसे दोस्तों पोटेशियम आर्गन डेटिंग की बात करो, जब पुरानी ज्वालामुखी चट्टानें हाथ में आती है और उनका बहुत हाई टेम्परेचर पे जब वो बनी थी और वो हाई टेम्परेचर पे गर्म होती हैं, तो उसमें से आर्गन गैस बाहर आ जाती है। जब वो चट्टानें ठंडी होती थी तो आर्गन 40 AR वो एक्यूमुलेट होने लगता है। आर्गन 40 इज फॉर्म्ड इन द रॉक्स बाय द रेडियोएक्टिव डीके ऑफ पोटेशियम 40 के। अमाउंट ऑफ 40 आर्गन फॉर्म्ड इज प्रोपोर्शनल टू द डीके रेट ऑफ 40 के, विच इज 130 करोड़ ईयर्स। आ गया समझ में? तो ये जो पोटेशियम है उसकी जो हाफ लाइफ है वो है 130 करोड़ साल, अर्थात 130 करोड़ साल लगेंगे 40 पोटेशियम वाले अमाउंट को ओरिजिनली प्रेजेंट टू बी कन्वर्टेड इनटू 40 AR। मतलब अगर कहीं आपको 40 AR मिला है तो आप ये मिनिमम 130 करोड़ साल पुराना पत्थर तो ये है ही। आपको बात समझ में आ गई? इस तरह से आप अलग अलग चट्टानों को सैकड़ों करोड़ों सालों तक डेट कर सकते हो। ये तो लिटरली आपके हाथ में एक टाइम मशीन आ गई है जिससे आप पीछे जा सकते हैं। इसलिए विज्ञान का बहुत सम्मान करना चाहिए, क्योंकि विज्ञान की मदद से आज हमें इतनी चीजें पता चली जिसको अदरवाइज हमारे पूर्वज अंधविश्वास में जाने क्या क्या कहते थे। अरे भाई, हेलीज कॉमेट आया तो ब्रिटेन की पूरी पॉलिटिक्स ही चेंज हो गई थी। इंग्लैंड के राजा जब पहली बार हेलीज कॉमेट नोट हुआ 11वीं सदी के आसपास, तो उस वक्त फ्रांस के राजा ने चढ़ाई कर दी थी और वहां के लोगों को लगा कि ये हेलीज कॉमेट ही लेके आया ये आदमी, और वहां से आज की पूरी ब्रिटिश मोनार्की का जन्म हो गया। अब तब के लोग अंधविश्वासी थे, लेकिन फिर 300-400 साल के बाद जब हेलीज कॉमेट 16वीं सदी में आया तो उस वक्त के लोगों ने ये नहीं बोला कि राजा गिरेगा राजा मरेगा, तब लोगों ने बोला ये क्या है, ये कहां से आता है, क्योंकि यूरोपियन रेनेसांस का पीरियड, पुनर्जागरण का काल चल रहा था। तो विज्ञान ने आधुनिक सभ्यता को इंसान बनने में बहुत मदद की है और इसीलिए वैज्ञानिक सोच रखना जरूरी है और इसीलिए वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है। बताइए कौन सी आर्टिकल में आती है? आज के एग्जाम के क्वेश्चंस तैयार हैं। आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो मिशन पीटी में कंट्रीब्यूट कीजिएगा। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, तीनों के जवाब जरा कमेंट थ्रेड में फटाफट दो। अच्छे से हल करो इनको, इससे आपको फायदा होगा। अब जैसे आज हम 26वें लेक्चर पर आ गए हैं तो अभी तक आपके पास 75 क्वेश्चन तो कम से कम रेडी हो गए हैं, तो भैया ढंग से इसको करो, आपको फायदा होगा। और ये रहा आज का हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। व्हाट आर द 3 मेजर लेसंस ह्यूमैनिटी हैज लर्न फ्रॉम डेटिंग प्रोसेस दैट हैव रिवील्ड नेचर सीक्रेट्स टू मॉडर्न मैन? लिस्ट एंड एक्सप्लेन। अब इसके ऊपर अगर आप 250 शब्द का एक बढ़िया उत्तर लिखना शुरू करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ऐसे राइटिंग में क्या क्या जरूरी है। 16 अगस्त से जो मैं लाइव कोर्स चालू कर रहा हूं आईएएस का कंप्लीट ट्रेनिंग प्रीलिम्स एंड मेन, आंसर राइटिंग उसका एक इंटीग्रल पोर्शन होगा और बहुत बारीकी से मैं उसमें आपको वो सारी चीजें भी पढ़ाऊंगा। तो वो कोर्स आपको ज्वाइन करना ही करना है। फुल कोर्स है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। आज का लेक्चर अब यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। आपको मैं फिर से याद दिला दूं, हमारी ये सारी फ्री ऑफरिंग्स चलती रहेंगी पीटी के चैनल पे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आप सभी को मैं इनवाइट करता हूं, कल परसों से हमारी वेबसाइट पे ऑफिशियल एनरोलमेंट और कोर्स की सारी जानकारी भी आ जाएगी। हमारे 16 अगस्त से चालू होने वाले फुल फ्लैश लाइव आईएएस प्रोग्राम में उसकी जानकारी लेके मैं फिर से बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा। अगर आप 2022 या 23 का आईएएस टारगेट कर रहे हैं, इस कोर्स में पूरा प्रीलिम, ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू, मॉक टेस्ट,
सारे के सारे जितने भी GS 1, 2, 3, 4 पेपर के सब्जेक्ट्स हैं, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हम कवर करेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया कलरफुल प्रेजेंटेशंस, नोट्स मेकिंग का एक संगम होगा उस हमारे प्यारे कोर्स में, और मैं पूरे समय आपके साथ उसमें रहूंगा ही। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू योर लव एंड सपोर्ट इन द कमिंग डेज फॉर दैट अप्रोचिंग बैच। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।